हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ विश्वनाथ, वेलकम टू इनकम टैक्स। आज हमारा इनकम टैक्स का 28वां क्लास है और अच्छी बात यह है कि आज ही हम जो सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो भी सेक्शन 28 ही है, यानी बिल्कुल सही हमारा पीजीबीपी इनकम। एक्चुअली आपने सेक्शन 14 के हिसाब से देखे थे कि देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। इसमें आप ये भी देखे थे कि सोर्सेस आर अनलिमिटेड, सोर्सेस कितना भी हो सकता है, बट हेड्स आर ओनली 5। हेड्स कितना है? 5 ही। इसमें पहला हेड हमने देखे थे इनकम फ्रॉम सैलरी, जो हमने सेक्शन 15 से लेके सेक्शन 17 में देखे थे। याद होगा आपको अच्छे तरीके से। आपको सैलरी के अंदर अपने अलाउंसेस, परक्विजिट, रिटायरमेंट बेनिफिट, ये सारा चीज आपने देख लिए थे। इसके बाद हमने देखे थे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो आपने कल ही कंप्लीट किए हो। जो हमने देखे थे सेक्शन 22 से लेके सेक्शन 27 के अंदर। हाँ बिल्कुल। अब हम जो देखने जा रहे हैं, जो इसके जस्ट बाद, यानी सेक्शन 28 से लेकर हमारा 44 डीबी तक, ये जो है ये हमारा किसके लिए होता है? ये कंप्यूटेशन करने के लिए होता है। किसका? पीजीबी इनकम का। यानी तीसरा हेड ऑफ इनकम जो है वो है हमारा इनकम प्रॉफिट और गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। बिजनेस से या प्रोफेशन से जो मेरा प्रॉफिट या गेन अराइज हुआ है, वो हम आज यहां पर बात करेंगे। सेक्शन 28 से लेके 44 डीबी तक हम देखते हैं किसके बारे में? प्रॉफिट और गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन के बारे में। एक बात देखना है यहाँ पर, प्रॉफिट और गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, फ्रॉम नहीं है। कुछ लोग यहाँ पर इसको फ्रॉम बोलते हो, फ्रॉम मत बोलो, ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। बिजनेस तो आप जानते हो, कोई भी टाइप का एक्टिविटी, चाहे वो एडवेंचर एक्टिविटी क्यों ना हो, वो भी बिजनेस बोल के काउंट होता है। और प्रोफेशन मतलब वो एक्टिविटी जिसके लिए आपके पास कोई खास टाइप का स्किल, पढ़ाई, डिग्री या किसी चीज का जरूरत पड़ता है, उसी को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं प्रोफेशन। क्या बोलते हैं? प्रोफेशन। जैसे डॉक्टर जो फैसिलिटी या सर्विस या सुविधा आपको देता है, वो उसका प्रोफेशन है। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो देता है, वो भी आपका एक प्रोफेशन है। अकाउंट सर्विस आप दे रहे हो, वो भी आपका एक प्रोफेशन है। ठीक है। और बिजनेस, एडवेंचर बिजनेस भी आपका बिजनेस बोल के काउंट होगा। जैसे किसी ने एक पीस ऑफ लैंड परचेज किया, उसके बाद उसको टुकड़े करके, यानी उसी के ऊपर क्या काट के, उसका प्लॉट काट के उसको बेच दिया, तो वो भी जो एडवेंचर बिजनेस हुआ, वो भी एक टाइप का बिजनेस इनकम है। और यहाँ पर बिजनेस का मतलब ये जरूरी नहीं है कि लंबे समय तक चल रहा हो। पार्ट टाइम किसी भी दिन के लिए हुआ था, प्रीवियस ईयर के दौरान एक दिन के लिए भी किए थे, तो भी वो बिजनेस बोल के काउंट हो सकता है। समझ गए? तो प्रॉफिट और गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, इसके हम वही देखेंगे कि हमारा बिजनेस प्रोफेशन से जो इनकम हुआ वो टैक्सेबिलिटी किस तरीके से होगा, उसके ऊपर इनकम का कंप्यूटेशन कैसे किया जाएगा, किस टाइप का एक्सपेंस को हमें कैसे छूट मिलेगा, कैपिटल नेचर एक्सपेंस के लिए हमें क्या छूट मिलेगा, वो सब चीजें हमें यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर पढ़ने के बाद पता लगेगा। यानी इस सेक्शन के बारे में अगर मैं 28 से लेकर 44 डीबी तक पढ़ाई कर लूंगा, तो बिजनेस या प्रोफेशन का कोई भी टाइप का बिजनेस, कोई भी एसएससी के द्वारा किए जा रहे हैं, उसको हम अच्छी तरीके से कंप्यूट कर पाएंगे। ठीक है। तो आज सबसे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है प्रॉफिट और गेन। प्रॉफिट और गेन का मतलब क्या है? प्रॉफिट और गेन का मतलब है इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव। चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दोनों ही हमारे लिए क्या बोल के काउंट हो सकता है? प्रॉफिट या गेन। मतलब नेगेटिव प्रॉफिट आल्सो ट्रीटेड एज प्रॉफिट। तो आप ध्यान रखना है, यहाँ पर बिजनेस में सिर्फ प्रॉफिट होगा तो ही टैक्सेबल होगा, ऐसा नहीं है। लॉस हो रहा है तो भी वो हमें यहाँ पर कंप्यूटेशन करना यहाँ पर आपको सिखाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट और गेन के बारे में बोल रहा है। मतलब ये है इट मे बी पॉजिटिव हो सकता है, इट मे बी नेगेटिव हो सकता है।
दूसरी बात, जो बिजनेस और प्रोफेशन है वो पार्ट टाइम में हो सकता है, फुल टाइम हो सकता है, और फिर ड्यूरिंग एनी पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर और एनी पीरियड ऑफ टाइम, कोई भी समय काल के लिए, चाहे एक दिन के लिए हुआ था, चाहे 2 दिन के लिए हुआ था, चाहे 2 महीने के लिए हुआ था, अगर प्रीवियस ईयर के दौरान हुआ था किसी भी टाइम के लिए, तो उसका इनकम भी हमारे लिए क्या बोल के कंप्यूट किया जाएगा, पीजीवीपी, यानी प्रॉफिट और गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन बोल के। अब हम सेक्शन 28 पढ़ेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला सेक्शन आपको पता है, कोई भी हेड ऑफ इनकम का जो हमारा फर्स्ट सेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं चार्जिंग सेक्शन। अब हम चार्जिंग सेक्शन के बारे में जानकारी लेते हैं। पहले हम इसको इरेज कर देते हैं, फिर मैं आपको चार्जिंग सेक्शन के बारे में जानकारी देता हूं, और आपको यहां पर यह भी देखने को मिलेगा कि सिर्फ बिजनेस और प्रोफेशन इनकम ही आपका पीजीपी में नहीं आता। जो आप सोच रहे हो कि सिर्फ आप बिजनेस खोल के बैठे हो तो वही हमारा पीजीपी इनकम है, इसके अलावा कोई और नहीं होता, वो आपका यहाँ पर जो धारणा है वो आप यहाँ पर आके चेंज हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे इनकम आप ऐसे देखेंगे जो आप पहले सोचते थे, हो सकता है वो अदर सोर्सेस में चला जाए, बट आज आप यहाँ पर देखोगे वो हमारा पीजीपी इनकम में कंप्यूट होता है, टैक्सेबल होता है। तो चलो सबसे पहले हम इसको इरेज कर देते हैं, ये तो हमें समझ में आ गया, ये तो हम पहले से ही पढ़ रखे थे सेक्शन 14 के बारे में, और कौन सी सेक्शन में कितना इनकम टैक्सेबल होता है वो भी हमने पहले ही देख रखे थे। और यहां पर हम जरूरत का सेक्शन ही देखेंगे, बाकी जो बहुत सारे वैसे सेक्शन भी हैं जो हमारा चैप्टर के कोई सिलेबस का मतलब का नहीं है, वो हम यहाँ पर नहीं देखेंगे, अब बेफिक्र रहो। बट हाँ, बाकी सेक्शन में जरूर एक बार बोलने की कोशिश करूंगा ताकि आपको सेक्शन के बारे में एक बार जानकारी हो जाए, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हमारा स्टार्ट करेंगे चार्जिंग सेक्शन, हमारा सेक्शन 28। चले स्टार्ट करें। सेक्शन 28, इसको हम बोलते हैं चार्जिंग सेक्शन। मतलब कौन सा इनकम पीजीपी के अंदर चार्जेबल होगा वो हमें कौन बताएगा, ये सेक्शन 28 यानी चार्जिंग सेक्शन बताएगा। सबसे पहला चार्जिंग सेक्शन में पहला पॉइंट क्या बोला, एनी इनकम, मैंने बताया था इनकम में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव, arise from a business or profession carried on by the SSC during the for any period of time during the previous year। ध्यान से देखो क्या लिखा है, मैं आपको हिंदी में पढ़ के सुनाता हूं। पहले तो जो लिखा हुआ है वो तो आपने देख ही लिए होंगे। क्या लिखा हुआ है, एनी इनकम अराइज फ्रॉम ए बिजनेस, कोई भी इनकम जो एक बिजनेस या फिर प्रोफेशन से अराइज हो रहा है, जो कैरी किया जा रहा है किसके द्वारा, मेरा एसएससी के द्वारा। कब, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, कोई भी टाइम पीरियड के लिए। मैंने आपको टाइम पीरियड का मतलब समझाया था, चाहे 1 दिन के लिए कर रहे हो, चाहे 2 दिन के लिए कर रहे हो, चाहे 1 महीने के लिए कर रहे हो, चाहे 6 महीने के लिए कर रहे हो, वो इनकम हमारा किसके अंदर टैक्सेबल हो जाएगा, पीजीवीपी इनकम बोल के टैक्सेबल हो जाएगा। ये तो हमें समझ में आ गया, पहले ही मैंने ये समझ लिया था। अब मैं इसके अलावा जो इनकम हमारा पीजीवीपी इनकम में चार्जेबल होता है वो भी हम आपको एक एक करके बताते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारा दूसरा पॉइंट, इनकम ऑफ एक्सपोर्टर एसएसी।
एक्सपोर्टर एसएससी का इनकम, एक्सपोर्टर एसएससी का नॉर्मली आप सोच रहे होंगे सिर्फ एक्सपोर्ट करने से इनकम होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और भी बहुत सारा इनकम एक्सपोर्टर एसएससी करते हैं, जिसमें हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे उसको लेके, किसको लेके, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस, प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस। अगर कोई एसएससी ने, एक्सपोर्टर एसएससी ने अगर किसी इंपोर्टर को जो लाइसेंस मिला हुआ है गुड्स इंपोर्ट करने के लिए, अगर वो लाइसेंस को भी किसी और को ट्रांसफर कर देता है और बदले में कुछ पैसा ले लेता है, तो क्या हुआ, ट्रांसफर के ऊपर पैसा मिला, इनकम हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो जो इंपोर्ट लाइसेंस को ट्रांसफर करने के बाद जो उनका प्रॉफिट हुआ वो भी यहां पर टैक्सेबल होगा, किसके अंदर, पीजीबीपी के अंदर। इसके अलावा ड्यूटी ड्रॉबैक बुक में जो ड्यूटी वापस आया है वो भी इनकम है, किसका, एक्सपोर्टर एसएससी का। इसके बारे में मैं आपको 1 मिनट बाद बताता हूं। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कोई कैश असिस्टेंस दिया गया है एक्सपोर्ट के केस में, कैश असिस्टेंस, तो भी वो एक्सपोर्टर का बिजनेस इनकम बोल के ही माना जाएगा। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा अगर ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक का ट्रांसफर किए हैं, यानी डी, प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर ऑफ ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक, मैं आपको बताता हूं एक करके क्या क्या मैंने बताया है। आप तो जानते ही होंगे वैसे तो कि गवर्नमेंट चाहते हैं एक्सपोर्ट ज्यादा हो, एक्सपोर्ट को बढ़ावा गवर्नमेंट देना चाहते हैं। क्यों, अगर बाहर का कंट्री का पैसा हमारे कंट्री में आएगा तो क्या होगा, हमारा मनी वैल्यू बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो सीधी सी बात हमारा इकोनॉमी ग्रो अच्छे से करेगा, है कि नहीं। इसीलिए गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को बढ़ावा देते हैं, इंपोर्ट को डिमोट करते हैं कि आप इंपोर्ट कम करो, एक्सपोर्ट ज्यादा करो, है कि नहीं। तो इसीलिए गवर्नमेंट कुछ सुविधा देते हैं, जैसे कि आपके पास इंपोर्ट लाइसेंस है, आपने किसी और को इंपोर्ट करने का सुविधा दे दी है उसी लाइसेंस से, तो वो उसी लाइसेंस से आपका इंपोर्ट कर रहे हैं, बदले में आपको कुछ पैसा दिया या अमाउंट ट्रांसफर किया। ये इसका मतलब क्या हो गया कि आपने इंपोर्ट लाइसेंस को ट्रांसफर किया, बदले में आपको पैसा मिला, तो वही आपके लिए क्या हो गया, एक प्रॉफिट हो गया। किससे हुआ, उस एक्सपोर्ट लाइसेंस या इंपोर्ट लाइसेंस से, वो हमारे लिए क्या हो गया, वो हमारे लिए एक इनकम हो गया, किसके अंदर, पीजीबीएन के अंदर, समझ गए। दूसरी बात, ड्यूटी ड्रॉबैक बुक गवर्नमेंट बोलते हैं, जैसे एक्चुअली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। एक्सपोर्ट के केस में बहुत सारे कंट्रीज ऐसा है, चाइना जैसे कंट्रीज क्या करते हैं, वो लोग अपने देश के एक्सपोर्टर जो होता है वो उनको बोलते हैं आप इंडिया को सेल करो, जैसे 100 रुपए का सामान आप इंडिया को सेल करो तो 40 रुपए में आपको वापस दे दूंगा, ताकि आपके मतलब जो चाइना का एक्सपोर्टर है उनको वो सामान कितने का पड़े, 60 रुपीज का। अब वो 60 रुपीज में अगर वो इंडिया में एक्सपोर्ट करेगा तो इंडियन जो मैन्युफैक्चरर है वो उतने कम में उसको मैन्युफैक्चरिंग कर नहीं पाएगा, तो सभी क्या करेंगे, इंडियन क्या करेंगे, इंडियन इंपोर्टर उसको इंपोर्ट करेंगे और इंडियन मार्केट में बेचना शुरू कर देंगे। इससे दिक्कत क्या होगा, इंडिया का जितना भी मैन्युफैक्चरर है उनका काम बंद हो जाएंगे और हम पूरी डिपेंडेंट हो जाएंगे किसके ऊपर, चाइनीज एक्सपोर्टर के ऊपर, समझे कि नहीं। इसी कारण से इंडियन गवर्नमेंट क्या करते हैं, इंडियन गवर्नमेंट तब उस सामान को परचेज करते हैं और इंडियन गवर्नमेंट बोलते हैं कि अगर आप इसको उसी कंट्री को एक्सपोर्ट करते हो मैं आपको और 10 रुपए छूट दूंगा, या किसी और कंट्री को एक्सपोर्ट करते हो मैं आपको और 10 रुपए का छूट दे रहा हूं। तो 10 रुपए इंडियन एक्सपोर्टर को अब मिल रहा है, किसके लिए, सिर्फ परचेज करके सामान दूसरे कंट्री में बेचने के लिए, सिर्फ उसमें नाम दाम चेंज कर दिया जाता है, बस हो गया। तो इसके बदले में जो ड्यूटी है, ये ड्यूटी उनको क्या मिल रहा है, वापस मिल रहा है ना। तो ये ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक जो होता है, ये ड्यूटी ड्रॉबैक बुक जो होता है, इसके द्वारा
एक इंपोर्टर या एक्सपोर्टर को वही जो ड्यूटी गवर्नमेंट को देना था वो उसको वापस मिल रहा है उल्टा, तो गवर्नमेंट जो उसको सुविधा दे रहा है उसको एक बुक में लिखने के रख बोलते हैं वो, ताकि वो हर दिन एक एक यूनिट सेल करने के बाद ऐसे ना बोले सर मैंने एक्सपोर्ट कर दिया आप मुझे पैसा दो, ठीक है ना। तो एक जगह जो लिख के रखेंगे उसके बाद उसी का उसका पैसा उसको वापस उनके खाते में मिल जाएगा या उनके बाकी एक्सपोर्ट के साथ एडजस्टमेंट हो जाएगा। ऐसे बुक को हम क्या बोलते हैं, ड्यूटी ड्रॉबैक बुक बोलते हैं। तो ड्यूटी ड्रॉबैक मतलब जो ड्यूटी का पैसा मुझे वापस मिल रहा है गवर्नमेंट के पास से, उसको ड्यूटी ड्रॉबैक बुक बोलते हैं। तो ऐसे बुक में से जो मुझे ड्यूटी ड्रॉबैक मिला है वो मेरा क्या है, एक तरीका का इनकम है। जो 10 रुपए मुझे गवर्नमेंट ने दिया वो मेरा क्या है, एक तरीका का इनकम है। तो ये इनकम हमारे लिए क्या बोल के टैक्सेबल होगा, पीजीपी इनकम बोल के टैक्सेबल होगा। सेम एज इस तरीके से गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कोई कैश असिस्टेंस दिया किसी भी नाम से, किसी भी स्कीम के नाम से, इंडियन गवर्नमेंट ने कोई भी असिस्टेंस सबको दिया, तो वो भी एक्सपोर्टर के लिए एक टाइप का इनकम हो गया। वो किस टाइप का इनकम बोल के माना जाएगा, वो भी उसका पीजीपी इनकम बोल के माना जाएगा। सेम एज इस तरीके से प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर ऑफ ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक, जो ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक जिसमें आपने लिख रखे होगे इस एक्सपोर्ट में मैंने इतना मेरा ड्यूटी वापस लेना है गवर्नमेंट से, उसको जब आप किसी और को ट्रांसफर करते हो बदले में जो आपको मिल रहा है वो आपके लिए क्या हो जाएगा, वो आपके लिए एक बिजनेस इनकम बोल के माना जाएगा, यानी पीजीपी इनकम बोल के माना जाएगा। तो सीधी सी बात, एक्सपोर्ट एसेसीज का ये जो सारे इनकम होता है ये सारा इनकम क्या बोल के ट्रीट होता है, वो हमारा पीजीपी यानी प्रॉफिट और गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन बोल के माना जाता है। तो ये आपने यहां पर देख लिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा तीसरा, द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और perquisite arise from a business or a profession, maybe it in cash or in kind or may be convertible into cash or may not be convertible into cash। जैसे बहुत बार आपने सुने होंगे कि आप 1 करोड़ का बिजनेस कर दो, आपको 10 लाख कैश बेनिफिट मिलेगा, या फिर आपको बोल दिया कि 1 लाख कैश बेनिफिट मिलेगा, या तो आपको बोल दिया गया कि यहाँ का ट्रिप मिलेगा, है कि नहीं। तो ये बिजनेस प्रोफेशन के एक्सरसाइज की वजह से आपको जो बेनिफिट या परक्विजिट आपको मिल रहा है, चाहे वो कैश में है, चाहे वो काइंड में है, चाहे वो कैश में कन्वर्टेबल है, चाहे वो कैश में कन्वर्टेबल ना है, ऐसे कोई बेनिफिट या परक्विजिट जो आपको बिजनेस या प्रोफेशन को एक्सरसाइज करने से मिलता है, ये भी हमारा टैक्सेबल होता है। कौन सी हेड के अंदर, इनकम फ्रॉम यानी इनकम ऑफ पीजीवीपी, यानी पीजीवीपी हेड के अंदर ये भी हमारा टैक्सेबल होता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, हमारा चौथा पॉइंट, जो आपने पहले भी एक बार सुने होंगे, आपको याद होगा मैंने आपको सैलरी इनकम के टाइम बताया था कि पार्टनरशिप से मिलने वाला सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्युनरेशन, व्हाटएवर द नेम इज, जो आपको पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर्स को मिलता है वो कभी भी सैलरी बोल के ट्रीट नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां पर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशन नहीं होता। तो वो टैक्सेबल कहां होगा, फिर वो टैक्सेबल हो जाएगा इसी हेड के अंदर जिसको हम बोलते हैं पीजीपी। तो एनी सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्युनरेशन, कुछ भी व्हाटएवर नाम, व्हाटएवर मे बी जो भी नाम हो, रिसीव्ड बाय ए पार्टनर ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में कोई भी पार्टनर के द्वारा मिलने वाला बोनस, कमीशन, सैलरी, रेम्युनरेशन, ये सारा टैक्सेबल होगा इसी हेड के अंदर यानी पीजीपी हेड के अंदर। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर्स के साथ पार्टनरशिप फर्म का जो रिलेशन होता है वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं होता। जब एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशन नहीं होगा तो टैक्सेबल कहां होगा, वो सैलरी को तो टैक्सेबल हो नहीं सकता और अदर से उसमें जा नहीं रहा है क्योंकि बिजनेस प्रोफेशन है, इसलिए वो टैक्सेबल हो जाएगा इसके अंदर, पीजीपी के अंदर, यानी प्रॉफिट और गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा पांचवा पॉइंट। तो अभी तक आपने 4 पॉइंट देख रखे हो, नेक्स्ट पांचवा पॉइंट बात कर रहा हूं। एनी
sum received, any sum received under Keyman insurance पॉलिसी में भी बोनस मिला है तो भी वो टैक्सेबल होता है अंडर द हेड पीजीईपी। कीमैन जानते हो क्या होता है? जैसे मेरा बिजनेस में एक पर्सन है बहुत इंपॉर्टेंट, जिससे मेनली मेरा बिजनेस बेस करता है, डिपेंड करता है। अगर वो उसके साथ कोई मिसहैपन हो गया या वो छोड़ के चला गया तो मेरा बिजनेस का नुकसान हो जाएगा। तो बिजनेसमैन क्या करते हैं, उनके ऊपर इंश्योरेंस करवा के रखते हैं ताकि कोई भी टाइप का अगर वो छोड़ के भी चला जाएगा या कोई मिसहैपन भी हो जाए तो उनको अपना पैसा मिल जाए, है ना। तो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर मिलने वाला इनकम जो बिजनेसमैन को मिलेगा, जो अदर पर्सन को यानी एम्प्लॉय को जो मिलेगा वो उसकी बात नहीं कर रहा हूं, जो बिजनेसमैन को मिलेगा वो टैक्सेबल होता है किसके अंदर? अंडर द हेड इनकम फ्रॉम इनकम ऑफ पीजीईपी, यानी पीजीईपी हेड के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा वो इनकम भी। तो अब तक आपने 5 इनकम देखे हो। सबसे पहले मैंने बोला था कोई भी बिजनेस प्रोफेशन के अंदर से कोई भी इनकम अराइज हुआ है प्रीवियस ईयर के दौरान, वो हमारा पीजीईपी इनकम बोल के होगा। एक्सपोर्ट एसेसिस के द्वारा इंपोर्ट लाइसेंस ट्रांसफर करने के ऊपर प्रॉफिट हुआ, ड्यूटी ड्रॉबैक के ऊपर हुआ, ड्यूटी ड्रॉबैक बुक में जो ड्यूटी ड्रॉबैक मिला, या फिर कैश असिस्टेंस गवर्नमेंट से मिला, या फिर ड्यूटी एंटरटेनमेंट पासबुक को ट्रांसफर करने के बाद जो प्रॉफिट हुआ वो भी उनके लिए किसमें जाएगा? पीजीईपी इनकम बोल के कंसीडर होगा। इसके अलावा मैंने बोला कोई भी बेनिफिट या परक्विजिट अगर बिजनेस या प्रोफेशन एक्सरसाइज के वजह से मिला है तो वो भी हमारा, चाहे वो कैश में हो, चाहे वो काइंड में हो, चाहे वो कैश में कन्वर्टेबल हो, चाहे ना हो, वो हमारा टैक्सेबल होगा किसके अंदर? अंडर द हेड पीजीईपी के अंदर रहेगा। इसके बाद मैंने बोला कोई भी आपको सैलरी, कमीशन या बोनस आपको मिल रहा है किसको? पार्टनर्स को। किस कहां से? पार्टनरशिप फर्म से। तो वो भी टैक्सेबल हो जाएगा किसके अंदर? पीजीईपी हेड के अंदर। इसके बाद मैंने बताया कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर कोई भी सम आपको रिसीव होता है, चाहे बोनस रिसीव हो रहा है, वो भी आपके लिए क्या बोल के टैक्सेबल रहेगा? पीजीईपी बोल के। ये तो मेरा 5 मेन हेड था। अब इसके बाद बाकी हेड भी मैं आपको बताता हूं। पहले आप इसको लिख लीजिए और फिर मैं इसको इरेज कर रहा हूं, फिर हम नेक्स्ट में जाएंगे और 2-4 और पॉइंट रह गए आपके लिए। इरेज कर दो इसको, ये आपने सीख लिए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 6th पॉइंट, एनी कंपेंसेशन। कोई भी कंपेंसेशन अगर आपको मिलता है, मैं आपको बता देता हूं पहले, कोई भी कंपेंसेशन अगर आपको मिल रहा है कोई कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस करने की वजह से, मॉडिफिकेशन करने की वजह से या टर्मिनेशन की वजह से, चाहे वो इंडियन कंपनी से हो, चाहे वो अदर कंपनी से हो, चाहे वो इंडियन फर्म से हो, चाहे वो कोई एजेंसी से हो या इंडियन गवर्नमेंट से हो या गवर्नमेंट कोई कॉन्सर्न से हो या अथॉरिटी से हो, अगर आपको एनी कोई कंपेंसेशन आपको मतलब रिसीव्ड होता है प्रीवियस ईयर के दौरान या ड्यू होता है प्रीवियस ईयर के दौरान, किसके लिए? कोई कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के लिए या उसके रूल्स रेगुलेशन में या कॉन्ट्रैक्ट के सर्विस में, टर्म्स में मॉडिफिकेशन करने की वजह से जो आप रिसीव करते हैं प्रीवियस ईयर के दौरान, वो भी आपका टैक्सेबल होगा किसके अंदर? पीजीईपी हेड के अंदर। तो कंपेंसेशन, COMPENSATION, कंपेंसेशन रिसीव्ड फॉर मॉडिफिकेशन और टर्मिनेशन ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट or terms and condition or terms related to is business from किससे? चाहे वो इंडियन कंपनी से हो, इंडियन कंपनी और अदर कंपनी, या फिर वो इंडियन
फर्म से हो या फिर वो इंडियन किसी एजेंसी से हो, कोई एजेंसी का कैंसिल किया, एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट में टर्मिनेशन किया या फिर मॉडिफिकेशन किया, उसकी वजह से भी जो कंपेंसेशन मिलेगा वो भी टैक्सेबल रहेगा अंडर द हेड पीजीपी। इसके अलावा वेस्टिंग ऑफ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट कंसर्न और गवर्नमेंट अथॉरिटी से भी अगर मिलेगा ऐसा कोई कंपेंसेशन ऑन केस ऑफ टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ रूल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या सर्विस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो वो कंपेंसेशन भी टैक्सेबल रहेगा अंडर द हेड इसके अंदर पीजीवीपी के अंदर। किसके अंदर? पीजीवीपी। तो आपको ये पॉइंट भी समझ में, तो ये भी आपका आ गया। अब हम बात करते हैं 7 पॉइंट हमारा, एनी कंपेंसेशन ड्यू टू और रिसीव्ड, या तो बकाया है या तो रिसीव हो रहा है, या तो बकाया है या तो रिसीव हो रहा है बाय ए पर्सन, बाय ए एसएससी फॉर, किस लिए? अब हम आपको बताते हैं फॉर किस लिए। 1 नंबर पॉइंट, नॉट कैरिंग a business activity, कोई पर्टिकुलर बिजनेस एक्टिविटी ना करने के लिए जो कंपेंसेशन उनको मिल रहा है, मतलब कुछ ना काम करने की वजह से उनको जो कंपेंसेशन मिल रहा है कहीं पर, कहां पर? इन इंडिया में, तो वो भी कंपेंसेशन हमारा टैक्सेबल हो जाएगा किसके अंदर? अंडर द हेड पीजीईपी। इसके अलावा ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरे अलावा आप किसी और के साथ शेयर नहीं करोगे, कैसा चीज? जैसे टेक्निकल नो हाउ होता है, जैसे कॉपीराइट होता है, जैसे ट्रेडमार्क होता है, या फिर अदर कोई कमर्शियल राइट जो होता है, ऐसे कोई कमर्शियल राइट किसी और के साथ, जैसे फ्रेंचाइजी हो जाता है ना, तो किसी और के साथ आप फ्रेंचाइजी शेयर नहीं करोगे। इस वजह से मैंने आपको जो कंपेंसेशन दिया वो कंपेंसेशन आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा किसके अंदर? पीजीवीपी हेड के अंदर। तो एक तो था कोई नॉट कैरिंग ए बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया, और दूसरा पॉइंट फॉर नॉट शेयरिंग टेक्निकल नो हाउ, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और एनी अदर फाइनेंशियल राइट ना शेयर करने के एवज में आपको कोई पैसा मिल रहा है। जैसे मान लो आपने कोई एक पेन बनाए हो जो रोटोमैक कंपनी के पेन के या रेनॉल्ड्स के पेन के बराबर का है और उससे भी बल्कि अच्छा है और पैसे में सस्ता है, तो आपने घर का सुबह उठ के घर का दरवाजा खोला तो आपको रेनॉल्ड्स कंपनी का जो कोई एक मैनेजिंग पार्टनर या मैनेजिंग पर्सन है वो आपके द्वार में आके बोला कि भाई आप ये रखो पैसा, 10 साल में आप जितना कमाओगे वो ये रहा, आपको मैं आपको दे रहा हूं, कल से आप ये पेन नहीं बनाओगे। तो वो काम ना करने के वजह से आपको जो पैसा मिला, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, कोई काम ना करने के वजह से आपको जो कंपेंसेशन मिल रहा है या फिर कोई टेक्निकल नॉलेज आपके पास है, कोई कॉपीराइट है, फ्रेंचाइजी है, वो आप किसी और के साथ शेयर नहीं करेंगे। इस एवज में जब आपको कोई कंपेंसेशन मिलता है वो भी आपके लिए टैक्सेबल होता है किसके अंदर? पीजीईपी हेड के अंदर। किसके अंदर? पीजीईपी हेड के अंदर। तो आपको समझ में आ गया ये दोनों पॉइंट मैंने आपको बताया। सबसे पहला पॉइंट बताया था एनी कंपेंसेशन रिसीव्ड फॉर मॉडिफिकेशन और टर्मिनेशन ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट और टर्म्स रिलेटेड टू हिज बिजनेस रिलेटेड या कोई कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड कोई टर्म्स में या कोई सर्विसेज में अगर कोई मॉडिफिकेशन हुआ है या टर्मिनेशन किया गया है
उसके बदले में कोई कंपनसेशन मिलता है किसी इंडियन कंपनी के द्वारा या किसी अदर कंपनी के द्वारा, किसी फर्म के द्वारा या किसी हमारा इंडियन एजेंसी के द्वारा या फिर कोई गवर्नमेंट कंसर्न से अगर मुझे मिल रहा है तो भी वो हमारे टैक्सेबल होगा किसके अंदर, पीजीपी हेड के अंदर। सेम एज इट इस तरीके से मैंने ये भी देख लिया कि कोई कंपनसेशन अगर कोई काम ना करने की वजह से या कोई चीज शेयर ना कमर्शियल राइट शेयर ना करने की वजह से अगर मुझे मिलता है तो वो भी हमारा टैक्सेबल हो जाएगा किसके अंदर, अंडर द हेड पीजीपी, यानी पीजीपी हेड के अंदर ही टैक्सेबल रहेगा। इसके अलावा कोई डिमोलिश्ड या डिस्ट्रॉयड हुआ है एज पर सेक्शन 35D, ये हम बाद में बात करेंगे, वैसे मैं लिख के चल रहा हूं, डिमोलिश्ड और डिस्ट्रॉयड सेक्शन 35D में हम इसको बात करेंगे, अभी छोड़ दो। उसमें अगर कोई पैसा मतलब कोई इनकम आपको हो रहा है तो वो भी आपका टैक्सेबल होगा किसके अंदर, पीजीपी हेड के अंदर। हम बात करेंगे, अभी इसके बारे में छोड़ दो, अभी बस इतना ही आप पॉइंट करना। तो आपको क्या क्या बताया गया, मैं एक बार रिकैप ले रहा हूं। सबसे पहले आपको बताया गया एनी बिजनेस या प्रोफेशन जो प्रीवियस ईयर के दौरान एसएससी के द्वारा किया जा रहा है वो इनकम पीजीपी में होगा ही होगा। इसके अलावा आपको बताया था पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स के द्वारा मिलने वाला इनकम पीजीपी इनकम बोल के कंप्लीट होगा। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर जो बोनस या अमाउंट मिलेगा वो आपके लिए क्या किसमें टैक्सेबल होगा, पीजीपी हेड के अंदर होगा। एक्सपोर्ट एसएससीज के द्वारा जो इनकम होता है, चाहे ड्यूटी एंटाइटलमेंट बुक से हो, चाहे ट्रांसफर ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस हो, चाहे आपका ड्यूटी ड्रॉबैक पासबुक के द्वारा हो, चाहे आपका किसी अदर वे में जैसे कि आपने किसी और को ट्रांसफर या गवर्नमेंट के द्वारा किसी कोई कंपनसेशन या कोई आपको कैश इंसेंटिव मिला है वो भी आपके लिए टैक्सेबल होगा किसके अंदर, पीजीपी हेड के अंदर। इसके अलावा मैंने आपको बोला कोई परक्विजिट या कोई वैल्यू नॉन कैश हो, चाहे कैश हो, चाहे मॉनेटरी हो, चाहे नॉन मॉनेटरी हो, चाहे कन्वर्टेबल हो, चाहे ना हो, ऐसा कोई बेनिफिट अगर आपको बिजनेस एक्सरसाइज की वजह से या प्रोफेशनल एक्सरसाइज की वजह से आपको मिलता है तो वो भी आपका टैक्सेबल रहेगा किसके अंदर, पीजीपी हेड के अंदर। तो ये जितना भी आपने देखे ये सारा टैक्सेबल होता है पीजीपी हेड के अंदर। तो ये था हमारा सेक्शन 28 जिसके बारे में हम बोलते हैं चार्जिंग सेक्शन, इसके लिए पीजीपी का। तो पीजीपी का चार्जिंग सेक्शन आपने कंप्लीट कर लिए। इसके बाद हमारा बात आता है सेक्शन 29 के लेकर, किसको लेकर, सेक्शन 29। इसके बाद हमारा जो सेक्शन आता है वो है सेक्शन 29, और जानते हो सेक्शन 29 मैं अभी 1 सेकंड के अंदर कंप्लीट कर दूंगा। सेक्शन 29 ने क्या बोला कि अगर आप पीजीपी इनकम कंप्यूट करना चाहते हो तो मेरे तरफ नहीं, पड़ोसी को देखो। पड़ोसी मतलब सेक्शन 30 से लेकर सेक्शन 43D तक अगर आप देखते हो तो यू आर एलिजिबल टू कंप्यूट योर पीजीपी इनकम। आप एलिजिबल हो जाओगे आपका पीजीपी इनकम को कंप्यूट करने के लिए। ये कौन ने बताया, सेक्शन 29 बताया। हो गया सेक्शन 29 खत्म, मतलब आपने 2 सेक्शन एक दिन में कंप्लीट कर लिए, सेक्शन 29 भी और सेक्शन 28 भी। 29 में आपने क्या देखे कि अगर आप पीजीपी इनकम कंप्यूट करना चाहते हो आप मेरे तरफ मत देखो, पड़ोसी की तरफ देखो। पड़ोसी मतलब कौन सा है, सेक्शन 30 से लेकर सेक्शन 43D तक अगर आप देखोगे तो आप एलिजिबल हो जाओगे अपना पीजीपी इनकम को कंप्यूट करने के लिए। यही सेक्शन 29 ने बताया। तो आपको ये चीज भी समझ में आ गया, आपका 2 सेक्शन आज क्लियर हो गया। बाकी टॉपिक हम कल बात करेंगे, आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ डाउट या क्वेरी है आज की क्लास रिलेटेड, आप डाउट सेशन में इसको क्लियर जरूर से कर लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद। आज के लिए इतना ही।